नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री निवेदिता भार्गव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। मेहमानों की जब बात होती है तो आप सब अलग अलग विधा में अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से विशेषज्ञ कह सकते हैं, या जो कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। आप उनकी कला को समझते हैं, उनके कार्यों को समझते हैं और बहुत हद तक जानकारी हासिल करते हैं। जाहिर है दोस्तों, केवल आप नहीं, हम भी हासिल करते हैं। और जब आती है कलाकारों की बात, ख़ास तौर से चाहे रंगमंच हो या फिल्मी दुनिया हो या आजकल जैसा कि OTT प्लेटफॉर्म है, इन सब में बाकी सिनेमेटोग्राफर हों या संगीतकार हों, गीतकार हों, उनकी अपनी जगह है, लेकिन हम सब सीधे जुड़ते हैं अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से। तो श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि आज हमने बुलाया है एक अभिनेत्री को, कलाकार को, अभिनय की दुनिया में एक सशक्त हस्ताक्षर है, निवेदिता भार्गव। और इनके बारे में बताएंगे कि रंगमंच से ज़्यादा जुड़ी हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे भी आपने इनको देखा होगा ज़रूर। निवेदिता भार्गव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया रेणु दी, आपका बहुत बहुत मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुरुआत की बात जब करें कि आप जो कार्यक्षेत्र है, मतलब वैसे तो आप सीधे सीधे अभिनय से जुड़ी हैं, है ना जी। और अभिनय में सबसे ज़्यादा आपने किस विधा में काम किया है? अभिनय में तो मैंने ज़्यादातर रंगमंच ही किया है। रंगमंच से शुरुआत हुई थी मेरी, और उसके बाद फिर मतलब यहाँ बम्बई में जो मेरे शोज़ हुए, फिर वो देखकर बहुत सारे लोग देखते हैं, यहाँ पर एक कॉमर्शियल थिएटर होता है, तो फिर उसके बाद मुझे OTT प्लेटफॉर्म पे एक शो आया था, सीक्रेट गेम्स। वो मेरा पहला शो था जिसमें मेरा किरदार बहुत छोटा था, लेकिन पूरा एक जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बड़ा था मेरे लिए। चलिए, एक्सपीरियंस तो बड़ा था, लेकिन रंगमंच पर भी आने की शुरुआत कहाँ से हुई? आकाशवाणी से तो अगर मैं कहूँ कि मैं बचपन से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं जब लखनऊ में थी, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, तो वहाँ पर हम लोग छोटे जो बच्चों के कार्यक्रम होते थे, वहाँ से मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर मतलब मेरे सिस्टम में था कि नहीं, मैं थोड़ी सी बड़ी होंगी तो मैं यहीं से शुरुआत हो सकती है, लखनऊ जैसे शहर में। और उससे ज़्यादा ये था कि मैं गाना सीखती थी। अच्छा। तो जब मैं गाना सीखती थी और जिनसे सीखती थी वो लखनऊ आकाशवाणी के ही कंपोजर्स थे, तो वो सब घर में आते थे मेरे और मुझे सिखाते थे। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई मेरी। तो मतलब सिंगर होने के नाते जब मैंने अपना स्टेज का एक एक्सपीरियंस शुरू किया और स्टेज पे गाना गाती थी और शोज करती थी अपने शहर में, वहाँ से मैं बाहर निकलने लगी। उसके बाद फिर चूंकि मुझे लगता था कि मैं गाना गा सकती हूँ, अभिनय कर सकती हूँ, तो मुझे लगता था मैं क्या करूँ। तो फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा दाखिला हुआ। किस सन में? 1993। और उसके बाद वहाँ से फिर एक नई जर्नी मेरी शुरू हुई, और बम्बई आते आते फिर वो एक्टर और सिंगर दोनों मिलाकर जो है एक रंगमंच में मेरी एंट्री हुई। निवेदिता भार्गव ने जन्म लिया। जी, है ना जी। तो भाई, गा सकती हूँ ये तो पता है, लेकिन हमारे श्रोताओं को कैसे पता लगेगा कि निवेदिता भार्गव गा सकती हैं? इन्होंने गाना सीखा भी है, तो शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे ना। बिल्कुल। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मैं कुछ गाऊं? हाँ हाँ, मतलब हमारे सारे श्रोता कह रहे हैं, समझ में आ रहा होगा ना, तो बस सुनना पड़ेगा। मेरी एक्चुअली यादें, कुछ गाने हैं मेरे जीवन के, कुछ आकाशवाणी की जर्नी, तो वहां से जुड़े हुए हैं। तो एक फिल्मी ही मतलब गाना है, तो मेरी माँ को बहुत पसंद था और मैंने उनसे सुनकर सीखा था। वो मेरी मम्मी मतलब शी वॉज अ वेरी गुड हारमोनियम प्लेयर, वो हारमोनियम बजाती थी, तो मैं वो उसकी 2 लाइनें, बहुत ही मदन मोहन जी का संगीत है, यूं हसरतों के दाग। क्या बात है। मैं 2 लाइन आपको गा के सुना सकती हूँ। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। क्या बात। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो
दिल से दिल की बात कही और रो लिए यूं हसरतों के मतलब मेरी माँ बहुत प्रेम से गाती थी, उनका एक बहुत ही फेवरेट गाना था जी। तो मैंने ये गाना जब सुना तो मुझे एक इंटरेस्ट, एक रुचि गाने में पैदा हुई। और उसके बाद हाँ 2.5 साल की उम्र में मैंने एक अलग मुकेश जी का गाया हुआ गाना स्टेज पे गाया था, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। 2.5 साल की उम्र थी जी बस। अच्छा जी, तो वो लखनऊ में गाया था, सारंगा तेरी याद में। ओहो क्या बात है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर गाना सीखते 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 गज़लें गाती थी मैं, गज़लें ही ज़्यादा गाती थी। मुझे याद है बेगम अख्तर जी का जब वहाँ पे मतलब उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती थी, डेथ एनिवर्सरी, तो उनके घर पे जाके हम लोग सब इकट्ठा होके गज़लें गाते थे। तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करती थी और कॉन्सर्ट्स रेडियो के होते थे उसमें गाया करती थी। क्या बात है। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जब मर्जी होगी तो हम गज़ल सुना दीजिएगा, जब मर्जी होगी सारंगा सुना दीजिएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि निवेदिता भार्गव जब बहुत यंग थी और उस समय एक बहुत लोकप्रिय गाना था उस जनरेशन में, और आप गाती थी स्टेज पर
तो वो भी सुनना है। हाँ, जूनियर रूना लैला मुझे कहते थे लखनऊ में, क्योंकि मैं उनका दमादम मस्त कलंदर गाती थी। और उस वक्त रूना लैला जी के ही गाने, मतलब वो गाना जब मैं गाती थी दमादम मस्त कलंदर, तो पूरा मुझे अभी भी याद है कि पूरे जितने श्रोता सुनते थे, वो वहाँ के जो हॉल रविंद्रालय, वहाँ पे सब उठ के नाचते थे और मतलब मेरे साथ गाते थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मैं 10 साल की होती थी, तो तब से मेरा नाम जूनियर रूना लैला ही पड़ गया था लखनऊ में। दमादम मस्त कलंदर। तो फिर मतलब वो कब सुनेंगे हम लोग? दमादम मस्त कलंदर। हाँ, आप जब कहिए तो बस सुना दीजिए। ओके। हो लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लारण, हो लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लारण, सिंधड़ी दा सेवन दास की शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा, ओ चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आई भला झूले लालन, ओ पंजवा में बारण, ओ पंजवा में बारण आई भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। मतलब जिस समय आप 10 साल की थीं और आप गाती रही होंगी, तब तो वाकई जैसा आपने कहा कि लोग नाचते रहे होंगे, तो गोद में उठा लेते होंगे। हाँ बिल्कुल। और वो जो एक्चुअली में जो ऑर्केस्ट्रा मेरे साथ जो हम लोग पूरा हमारा ग्रुप था, तो वो जो अकॉर्डियन जो बजाते थे वो उठा लेते थे मुझे, बिकॉज लोग बाग इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे होते थे गाना कि वो स्टेज पे आने लगते तो वो ही उठा लेते थे मुझे बहुत में। तो कब तक गाया आपने इसको? मैं अभी भी गाती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं जब जिन लोगों से मिलती हूँ, अपने पुराने दोस्तों से मिलती हूँ, वो मुझे यही गाना गाने को बोलते हैं। तो लखनऊ में मैं गाती थी, और जब मैं बड़ी होने लगी तब गज़लों की तरफ, क्योंकि लखनऊ में और गज़ल की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर गज़लें सीखना मैंने शुरू किया। मैंने पहले जिनसे सीखा वो छवि बिस्वास, लखनऊ के बहुत ही नोन, बहुत ही प्रख्यात म्यूज़िक कंपोज़र थे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में जो कंपोज़र्स थे उनसे मैंने सीखा, अल्ताफ़ हुसैन साहब और विनोद चैटर्जी साहब। और एक्चुअली में मैं जो मानती हूँ जिनसे मैंने सीखा वो उस्ताद नगीना साहब। तो ये सब
ऐसे नाम मेरे जीवन से ऐसे जुड़ गए कि फिर उसके बाद सुगम संगीत की तरफ मेरा रुझान बढ़ता ही गया, और फिर मैं रेडियो कॉन्सर्ट्स और दूरदर्शन और ये सब चीज़ें, रेडियो में अप्रूवल मिला, बी ग्रेड आर्टिस्ट बनी मैं, फिर दूरदर्शन में शोज होते थे सुगम संगीत के। तो मैं आज भी पुरानी, जब मैं अपनी डायरी खोलती हूँ गज़लों की और वो देखती हूँ तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसी वक्त ये लगता है कि नहीं, अभी रियाज करना है और आगे बढ़ना है, तभी मैं रियाज भी कर पाती हूँ और रियाज करती हूँ, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं मिस कर जाती हूँ कभी कभी। जब आप गाती थी, इतनी छोटी सी थी, उसके बाद आप अभिनय में कैसे आ गई? या आपने सोचा था कि आप गायिका बनेंगी या अभिनेत्री बनेंगी? क्या सोचा था, क्या सोचकर आपने ये यात्रा शुरू की और तय की आगे तक? उर्मिल कुमार थपलियाल जी थे, आकाशवाणी लखनऊ के, वो बहुत ही बड़ी थिएटर पर्सनालिटी लखनऊ की हैं, आप जानती होंगी। तो लेखक भी बहुत अच्छे, बहुत ही नौटंकी उनकी एक विधा थी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको उन्होंने जिया और बहुत जन जन तक पहुंचाया भी बिल्कुल उसको। तो मैं भाग्यशाली रही कि उन दिनों वो थे आकाशवाणी में। तो हरीशचंद्र की लड़ाई जो है उनका एक बहुत ही फेमस प्ले है। हम लोग जा रहे थे बैंगलोर, वो कर्नाटक थिएटर फेस्टिवल में होना था, तो वो जो एक गाने का जो रोल करता था एक्टर, वो नहीं आया, वो अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि निवेदिता तुम ये नाटक कर लो। मैं जिस घर से थी, एक कंजर्वेटिव फैमिली से, मतलब एक पॉइंट के बाद मेरा गाना स्टेज पे बंद हो गया था, और मैं लेकिन तब भी किसी तरह मतलब लड़ झगड़ के आकाशवाणी और रेडियो, जो भी वहाँ पे जितनी भी सहूलियत थी लखनऊ शहर में, मैं उसको मैनेज करती थी। मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं लखनऊ के बाहर कैसे जाऊं। अच्छा। क्योंकि मुझे तो जाने नहीं देगा कोई। मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो बड़ी मुश्किल से सबको मनाया मैंने, मेरे अंकल्स को, और मैंने कहा नहीं जाना है। और मेरी माँ मेरे पीछे और मेरे पिताजी मेरे पीछे ऐसे खड़े रहते थे, एकदम बिल्कुल एक पिलर की तरह। तो मेरी माँ किसी से भी लड़ जाती थी मेरी वजह से कि ये नहीं, मुझे करवाना है, ये जो करना चाहती है। तो फिर मैंने वो रिहर्सल करी और हनीशचंद्र की लड़ाई की एक मेरा मतलब एंट्री एग्जिट थी। अच्छा। मैं एंट्री हुई और मैंने गाना गाया और एग्जिट हो गई, बस इतना सा मेरा किरदार था। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे दर्पण ग्रुप से, थपलियाल जी और डॉक्टर अनिल रस्तोगी का दर्पण ग्रुप था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। फिर वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर मैंने इप्टा ज्वाइन किया, और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे रवि नागर, जो अब नहीं है इस दुनिया में, जहां हम लोग साथ में गाते थे, और इवन मालिनी अवस्थी जी, हम लोग सब साथ में कार्यक्रम करते थे। बात तो बहुत अच्छी चल रही है निवेदिता जी, लेकिन एक गाना यहाँ सुनना तो बनता है ना, तो कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? एक है छोटी सी बात का, ये दिन क्या है। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी, चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है गगन सलोना सामना, जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में खोल के, सपने ये अनमोल से। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने।
फिर वहाँ से इप्टा की जो यात्रा शुरू हुई, वहाँ मैंने कबीर यात्रा करी एक। अच्छा। तो वहाँ हम लोग मगहर गए थे और वो पूरी यात्रा में जो है वहाँ पर भी मेरा एक ही गाना था जो मुझसे गवाते थे, बन्ना रे बागा में झूला डाला, जो मेरा राजस्थानी फोक भी मैं गाती थी बहुत। तो वहाँ से शुरू हुई। यहाँ श्रोताओं को बता दें कि मगहर जो है जहाँ पर कबीर ने अपना शरीर त्यागा था, ये वो जगह है गोरखपुर के पास, है ना जी। और जन्म कबीर का काशी में हुआ था, लेकिन मगहर वो गए थे कि मैं यहीं पर अपना जी अंतिम सांस यहीं लूंगा। जी, ये वो जगह है। जी बिल्कुल। तो वो मेरा एक बहुत ही ज्यादा एक आई ओपनिंग था। कभी कभी ये होता है मतलब हमने कबीर को पढ़ा है लेकिन हमको वहाँ देखने का, वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है। वैसे ही प्रेमचंद, मतलब इन वन ऑफ द थिएटर अपॉर्चुनिटी ही मुझे जो है ऐसा एक मिला कि मैं गई प्रेमचंद जी के गांव जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ उन्होंने काल लमही जाने का मौका मिला था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज तक मेरे ख्याल से उनकी वजह से, उनको सोच कर ही हम लोग जिंदा हैं। मेरे लिए तो यही है। जगह की आप बात कर रही हैं तो जाहिर है कि जो अनुभूति आपको हुई है वो बताएं आप, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं कि वो जगह जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम सोच लेते हैं जिस कवि, जिस लेखक को हमने पढ़ लिया, जी लिया उसको, लेकिन क्या सच में वो जो जगह है जिसको हम कहते हैं ये धरती है केवल, ये तो निर्जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं है, आप कैसे कहती हैं? जैसे आपने कहा कि प्रेमचंद की जन्मस्थली, कर्मस्थली आपने देखा, कबीर का देखा, तो क्या अनुभव? कबीर से तो मतलब बचपन का जैसे नाता है। हम लोग जब स्कूलों में जब दोहे पढ़ते थे तो उनका एक एक दोहा आज तक हमारे जीवन में, मैं तो उनको याद करके अपना जीवन चलाती हूँ। तो वो मगहर की वो याद कि मैंने वहां पे जाके वो जो उनका मतलब दो मजार हैं कि एक तरफ मजार है, एक तरफ समाधि स्थल, एक ही दीवार के दोनों जी जी। क्योंकि वो कहानी हमने पढ़ी है कि वो दो फूल रह गए थे, तो क्योंकि दोनों संप्रदाय में झगड़ा हो रहा था कि हम उन्हें दफन करेंगे और एक कह रहे थे कि हम इनका अंतिम संस्कार अपने ढंग से करेंगे। फिर वहां पर जब हटाया तो उनके शरीर के स्थान पर दो फूल थे, दो फूल मिले। तो वो ही याद लेकर मैं वहां गई और मैंने वो इमेजिन किया कि यहाँ पे ये एक फूल की जगह होगी, ये दूसरे फूल की जगह होगी। तो वो सारा एक नॉस्टैल्जिया जो था बचपन से जो जुड़ा हुआ है क्लास 7 से, वो वहां जाके जब मतलब एक तरह से विश्वास करने वाली चीज होती है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं, जी लिया उसको, देख लिया, जी लिया। तब हम वापस जब कबीर के दोहे पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए और वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज की। तो मतलब मैं ज्यादा बात करूंगी मैम तो मैं रोने लगूंगी। और प्रेमचंद जी का तो ये है कि उनका बर्थ डेट और मेरा बर्थ डेट एक ही है। अच्छा। तो वहां से मैं फिर वही कहानी और बूढ़ी काकी और ईदगाह जैसी कहानियां जब आपने बचपन में पढ़ी हूं और उसके बाद आप जाएं उस जगह और वो जगह देखें जहां उन्होंने बैठ के वो कहानियां लिखी हैं, तो एक दूसरी ही अनुभूति, दूसरा ही एक एक्सपीरियंस होता है। और मुझे लगता था कि मैं कैसे इस राइटर की बात इतनी अच्छे से समझ सकती हूँ। एक छोटी सी लड़की जो 7th 8th में पढ़ रही है, बूढ़ी काकी मेरी पहली कहानी थी, तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रही हूँ वो इमोशन से। तो बाद में जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी क्लास 9 10 में, तब मुझे लगा कि यार मेरा और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही है। तो भाई डेट ऑफ बर्थ आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 31 जुलाई। 31 जुलाई ये है मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस, जन्म की तिथि, और यही है निवेदिता भार्गव जी के भी जन्म की तिथि। तो भाई बहुत अच्छी बात है। किस तरह से ये निर्भर करता है कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं और किस शिद्दत से उनको समझते हैं। लेकिन इसी बीच में आपने वो जो कहा था कि आप एक राजस्थानी फोक गाती थी कबीर के समय, वो थोड़ा सा हम भी अनुभव करते चले साथ साथ। वो मुझे भी समझ में नहीं आया। रवि नागर जो मतलब मेरे साथी रहे हैं, जब तक जिंदा थे, वो भी नहीं है दुनिया में, उनको बहुत मिस करते हैं हम लोग। स्पेशली थिएटर के बहुत ही ज्यादा अच्छे गायक और रंगकर्मी बहुत ही ज्यादा, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो मैं उनको पूछती थी कि तुम इस यात्रा में मुझसे फोक का क्या है कनेक्शन, हम कबीर के, तो कहते थे मैं कबीर के गाने गा रहा हूँ ना, तुम ये गाओ। अच्छा। तो हम लोग दोनों मिलके एक तरह से रंगमंच जो भी हमारे शोज हुए थे हम लोग संभालते थे और गाते थे। और राजस्थान मेरे से बहुत, क्योंकि मैं राजस्थानी गानों पे ही डांस भी करती थी मेरे स्टेज शोज, और गाने भी गाती थी, तो बहुत सारे राजस्थानी फोक मुझे अभी भी आते हैं। तो बन्ना रे मैं गा देती हूँ। जरूर। बन्ना रे बाग में झूला डाल्या रे, बन्ना रे बाग में झूला डाल्या, मारे हिवड़े सु मारे जियड़े सु मारे हिवड़े सु मोर्यो नाचे झूला चांद कंवर सा। वाह।
लाल गालों से हो लाल होठों से रंग मत मारो मेरी चाँद का बरसा ओ कर नैनों से हो लाल गालों से हो लाल होठों से रंग मत मारो मेरी चाँद का बरसा पन्ना रे बाग में झूला घालिया ओ गोरी रे बाग में झूला घालिया पन्ना 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 रे पन्ना 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 रे गोरी रे गोरी रे गोरी रे पन्ना रे रंग में रंग घुल जाए हो पन्ना रे रंग में रंग घुल जाए हो जब नैन मिले जब होठ मिले जब मन बसे मन मिल जाए मारा छे भंवरता जब नैन मिले जब होठ मिले जब मन बसे मन मिल जाए मारा छे भंवरता गोरी रे प्रीत की डोर न टूटे तो दोस्तों, आज की हमारी मेहमान हैं कलाकार निवेदिता भार्गव। और हमने तो भाई एक अभिनेत्री के तौर पर बुलाया था, लेकिन एक गायिका भी हमें मिल गई। तो अनुभव हम साझा कर रहे हैं और इस गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं। तो एनएसडी की क्या क्या यादें आपकी खास हैं? मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे पहुंची, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली मैं शुरू में मेरा जो रुझान था वो डिज़ाइन डायरेक्शन इसकी तरफ ज़्यादा था। तो मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना में है वहाँ का मैंने एंट्रेंस दिया। और उस वक्त क्या, अभी तो मुझे याद नहीं है, मेरा नहीं हुआ था क्योंकि रिटर्न शायद हो गया, ऐसा कुछ तो हुआ था। तो फिर मैं थोड़ा सा दुखी हो गई कि मुझे तो यही करना है। तो मेरी जो मौसी हैं सीमा भार्गव पाहवा, जो बहुत ही फेमस थिएटर एक्टर हैं और फिल्म एक्टर हैं, अब तो डायरेक्टर भी हैं फिल्मों की, उन्होंने जो है मेरी माँ को बोला, वो मेरी मौसी लगती हैं, तो उन्होंने मेरी माँ को बोला कि इसको आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जा सकती है। ये तो मुझे लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, लेकिन मुझे तो अभिनय की तरफ इतना रुझान नहीं है इस वक्त मेरा, मैं तो डिज़ाइन एंड डायरेक्शन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला अरे वहाँ पर भी है ये कोर्स। तब मैंने फॉर्म भरा और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हुई और उसके बाद फिर मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला हो गया 1993 में। तो मैं आज तक उनको बोलती हूँ कि आपकी वजह से मैं हूँ, जो यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ बॉम्बे में, वो मैं आपकी वजह से कर रही हूँ। मैं तो आज भी बोलती हूँ उनको। कौन कौन लोग थे साथ में? हमारे बैचमेट्स में तो नवाज का नाम मैं पहले लूँगी बिकॉज ही इज़ वेरी बिग, और स्वानंद हैं, चित्रंजन त्रिपाठी हैं, मेरे हस्बैंड संजीव विल्सन जो मुगल आजम जो फिरोज खान साहब का जो शो है उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो। तो मतलब काफी साल हो, 26 साल तो हो ही गए हमें भी वहां से पास आउट हुए, लेकिन हम लोग सब अभी भी कनेक्टेड हैं, प्यार उतना ही है। इनफैक्ट इस साल तो मुझे यही हुआ कि 2 जनवरी को मुझे फोन आया नवाज का, उसने कहा चलो तुम मेरे जस्ट कम टू माई हाउस। उनका जो नया घर बना है हम लोग गए, बहुत देर बात हुई। वो भी बहुत मसरूफ रहते हैं, किसी के पास टाइम इतना होता नहीं है, लेकिन उस मसरूफियत में भी समय निकाल कर मिलना, वो हम लोग अभी तक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम उसको पकड़ के बैठे पकड़ कर बैठे जड़ों से जुड़े रहें। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि यही चीज हम लोग सब रियलाइज करते हैं। नवाज भी यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए कितना भी, लेकिन यार हम लोग एक दूसरे को तब से जानते जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे और हम लोग एक दूसरे से 500-500 रुपए मांगते थे। आई एम टॉकिंग, मतलब मैं बात कर रही हूँ 97-98 की। तो उस वक्त की बात है जब हमारे पास बहुत कम मीन्स होते थे और हम लोग एक दूसरे को बोलते थे आज इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दो। 500 रुपए में हमारा महीना 15 दिन तो निकल ही जाते थे उस ये तो बड़ी अच्छी बात। कुछ शैतानियां भी होती रही होंगी? हाँ, शैतानी तो मतलब ड्रामा स्कूल में मैं डिजाइन स्टूडेंट थी। अच्छा। तो मतलब हमारा क्लास लगता था डिजाइनिंग का, तो मुझे अभी भी याद है, इतनी मतलब छोटी सी टेबल होती थी और बीएम शाह जी का क्लास चलता था जब, बहुत बड़े थिएटर पर्सनालिटी रहे वो। और एनएसडी में रहते हुए हमको बहुत लोगों ने पढ़ाया, मतलब अनामिका हक सर जी
हमारी गुरु रही अनुराधा कपूर जी, कीर्ति जैन और मतलब रॉबिन दास। तो ये सब जो भी आज मैं कुछ हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। इनकी डांट, इनका प्यार ही नतीजा है मेरी आज जो भी मैं सफलता है मेरी जीवन में। तो बीएम शाह जी का जब क्लास चलता था, मतलब हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक का काम, अभी भी वही माहौल है जहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं उनकी टेबल पे ही सर रख के सो जाती थी। अच्छा। उनके सामने। और वो कहते थे अरे तुम क्लास क्यों करने आती हो, तुम वहीं पे सर रख के सो जाती थी। उनका क्लास खत्म हो जाता था, लेकिन ये जरूर है कि मैं सो रही होती थी और अगर वो कोई प्रश्न पूछते तो मैं सबसे पहले मैं पूछती, सर आप मुझे बताइए ये आपने क्यों कहा। तो हैरान हो जाते थे कि तू सो रही थी कि तू मेरी बात सुन रही थी। अच्छा, क्या बात है। एनएसजी की बात में जैसे आपने बताया था कि गजल, हमने जैसे शुरू में भी वादा किया था कि भाई आपसे तो गजल भी सुनेंगे, गाना भी सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, तो अब गजल की बारी आ गई, तो कौन सी सुना रही हैं? जैसे ड्रामा स्कूल में एक और गाना था जिससे मैं जुड़ी हुई थी, जगजीत साहब का वो गाना था कि हम तो हैं परदेश में देश में। तो आज भी मेरे जो बैचमेट्स हैं जब भी हम मिलते हैं तो बोलते हैं बस तुम वही गाना हमको सुना। अच्छा। क्योंकि वो यादें जुड़ी हैं कैंपस की, और हमेशा कहीं पे भी बैठ जाते हैं। मतलब एनएससी का जो कैंपस है तो वो तो कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, कहीं पे भी बैठ गए, बस वही गाना हम लोग सुनते हैं आज तक। वही महफिल सज जाती है। जी, तो मैं वो आपको 2 लाइन सुना देती हूँ। जरूर। हम तो हैं परदेश में देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेश में देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में देश में निकला होगा चांद।
हाथ से डोर, आंगन वाले नीम में जाकर, आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद हो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा। निवेदिता जी, अब आप चलते हैं रंगमंच की ओर। तो इसकी जो शुरुआत हुई आपकी, क्या क्या अनुभव रहे? शादी के बाद 1996 में मैं जब बम्बई आई हूँ तो मेरा यहाँ मतलब काम लेकर नहीं आए थे हम दोनों मियाँ बीवी, लेकिन मेरी एक सहेली थी, उसका नाम सहेली अभी भी है, सपना श्रीवास्तव, जो कि रेलवेज में थी और सिविल सर्विसेज के थ्रू उनका चयन हुआ था उसमें। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मतलब उन्होंने यही बोला था कि तुम लोग जैसे ही आओगे सीधे मेरे घर आना। तो इस तरह के अगर दोस्त और परिवार वाले हों तो फिर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको बस होता है ना, वेयर देयर इज़ नो रिस्क देयर इज़ नो गेन। तो थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। आपने जैसे बताया कि एनएसजी से हैं तो जाहिर है कि मिल जाता है काम, तो क्या ये सच है कि बड़ी आसानी से मिल जाता है, या फिर रंगमंच यहाँ बम्बई में काम मिलना मतलब इतना आसान मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मैं लकी रही क्योंकि मैं नौकरी करती थी। मैं हमेशा क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने काम किया, बहुत सारे मैंने टेलीविजन के शोज किए हैं। अच्छा। और जी, यहाँ पे जब मैं आई थी बॉम्बे तो मेरा पहला काम चेतन आनंद जी के साथ था। अच्छा। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब उनकी तबीयत तब उस वक्त काफी खराब रहने लगी तो वो गुजर गए, तो वो काम, वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, रुक गया। जी। उसके बाद फिर मैं टेलीविजन में ही क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत सारे शोज करती थी। मैंने प्राइवेट चैनल में मुझे नौकरी मिली और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे शोज किए जो कि टेलीविजन पे आते थे। और प्राइवेट चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा। वो एक अलग जर्नी है। अच्छा। जहाँ पे मतलब मैं कहना चाहूंगी कि उसमें आज मतलब उनका एक अलग सब प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस हैं और वो लोग सब बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑन दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। समीर नायर सर हैं, दीपक सहगल हैं, तरुण कटियाल हैं, शैलजा केजरीवाल हैं। तो ये सब मतलब मेरे जीवन में इनका योगदान ऐसा रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक अलग दुनिया थी जो प्राइवेट चैनल्स की। क्रिएटिव डायरेक्टर मतलब क्या करता है? पूरे कार्यक्रम के बारे में सोचता है, रूपरेखा बनाता है, क्या करता है? जी, मतलब एक प्रोग्रामिंग टीम होती है किसी भी प्राइवेट चैनल में। तो जब आप वो प्रोग्रामिंग टीम का जब आप एक हिस्सा होते हैं तो फिर आप की शुरुआत होती है एक कंटेंट। हम किस तरह का कंटेंट देंगे, हमारी कौन से ऑडियंस क्या है हमारी, हम उसके लिए क्या बनाना चाह रहे हैं, तो विषय क्या होगा और उसका पूरा भूमिका क्या होगी, क्या कैसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ये जी। सब और क्योंकि फॉर्मेट क्या होगा जी, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स हैं तो कभी कभी ये भी होता है कि हम देखते हैं कि दूसरे चैनल में क्या आ रहा है जी, उसके हिसाब से हमको अभी क्या बनाना चाहिए और फिर उसका कंटेंट क्या होगा। तो ये अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज मतलब काफी बदलाव आ गया है जी। मैं बात कर रही हूँ 2000 की। अच्छा। तो अभी तो काफी बदलाव आ गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद तो कंटेंट मतलब एक अलग ही दिशा में है। लेकिन हाँ, जब हम डेली की बात करते हैं, जब हम सोप्स की बात करते हैं, जब हमको पता है कि हाँ रिमोट जो है हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनके हाथ में है, वो देखना चाहती हैं, तो फिर हम उस हिसाब से सोचते हैं। धारावाहिक जिनको हम जी, कहते जो धारावाहिक हैं, है, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं। तो मतलब एक कंटेंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं कि फिर हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, फिर हम एक्टर्स कौन होने चाहिए, कास्टिंग है, फिर उसके बाद डेली हम देखते हैं कि टीआरपीस का, तो वो एक अलग ही दुनिया है। श्रोता दर्शक क्या चाहते हैं, दर्शक को क्या चाहिए, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, इसीलिए विषय में बदलाव भी लाते हैं धीरे धीरे। जी जी। बात तो बहुत अच्छी चल रही है निवेदिता जी, लेकिन एक गाना यहाँ सुनना तो बनता है ना, तो कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? एक गाना मुझे येसुदास साहब का बहुत अच्छा लगता है, नी सा गामा पानी
सारे गा गा रे मितवा। क्या बात है। वो बहुत ही प्यारा गाना है। आई रियली लव दैट सॉन्ग। निसा गमपनी सरगा रे मितवा, जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा निसगमपनी सरगा रे मितवा, जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा निसगमपनी सरगा। सपना देखी मेरे खोए खोए नैना, मितवा मेरे आंसू भी सीख ले, सपने देखना सपना देखी मेरे खोए खोए नैना, मितवा मेरे आंसू भी सीख ले, सपने देखना। नि द प म ग रे सा नि स ग म प नि स रे गा रे मितवा, जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा नि स ग म प नि स रे गा। कट जाए मेरी तन्हाइयाँ, जाने ना तो गम की गहराइयाँ, आजा कट जाए मेरी तन्हाइयाँ। भी जा बरसा दे प्रीत का सावन, बरसों के जलते मन बुझ जाए अगन। भी जा बरसा दे प्रीत का सावन, बरसों के जलते मन बुझ जाए अगन। रि सा नि सा नि द प द प म ग म ग रे सा नि सा ग म प नि स रे गा रे मितवा, जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा नि स ग म प नि स रे गा। ग प द नि द ग प द नि द नि द प ग प द नि द सा ग प द द नि स द नि प द नि प द ग म द प प नि प रे नि प ग सा नि स नि स प द नि द ग म प ग म रि सा नि स ग म प नि स रे गा रे मितवा, जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा नि स ग म प नि स रे गा। ये जर्नी
मेरी चली काफी साल तक। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरा मतलब थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे जो है, मैं नहीं इतने 24/7 काम नहीं कर पा रही थी, जी। तो मुझे घर में रेस्ट लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी मैं चुप नहीं बैठी, तो मैंने फरीदा खानम जी की गजल है आज जाने की जिद ना करो, वो मैंने ऐसे ही साउंड क्लाउड पे रिकॉर्ड करके वो मैंने मतलब सोशल मीडिया पे डाल दी। जी जी। तो वहां पर उस वक्त आद्यम एक ग्रुप है जो कि मतलब 2015-16 की बात है, पूर्वा नरेश जो भी लखनऊ की हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी लेखिका हैं और रंगकर्मी हैं, वो कास्टिंग कर रही थी अपने नए नाटक के लिए जो उन्होंने खुद लिखा था। नाटक का नाम था लेडी संगीत। उसके लिए फिर उनको एक दादी चाहिए थी घर की जो कि बंदिशें गाती हैं। अच्छा। तो हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हमारे एक और साथी हैं गोपाल दत्त जी, वो भी काफी OTT मतलब बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं वो, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया पूर्वा जी को कि भाई निवेदिता को बुला लिया जाए और हम उनसे, तो तब से मेरी जो यात्रा है वो शुरू हुई। रंगमंच तो रंगमंच की यात्रा मुंबई में जी। पूर्वा नरेश के द्वारा शुरू हुई और अभी तक। फिर उसके बाद जब वो नाटक एक हुआ, लेडी संगीत बहुत अच्छा नाटक हुआ, अब आने वाले साल फिर आद्यम का जब वो फेस्टिवल हुआ तो उन्होंने नया नाटक लिखा जी। उसमें फिर बंदिश में उन्होंने मुझे कास्ट किया दोबारा। बंदिश अब ये दूसरा नाटक है। दूसरा नाटक है जी। और तो वो भी उनका एक बहुत फेमस नाटक है, उसमें जो है मुझे उन्होंने कास्ट किया और उसमें जो भी बंदिशें हम लोगों ने गाई वो शुभा मुदगल जी की मतलब उनकी ही कंपोजिशन थी और उनके ही गाइडेंस में हमने वो गाई, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था बिल्कुल। हाँ, ये अलग जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में अपने श्रोताओं को हम बता दें कि ये जिस नाटक की बात कर रही है बंदिश, उसमें स्टेज पर सजीव गाया गया बैठकर और आप एक गायिका थी उसमें जी। और आपने बाकायदा गाया जी। और दोस्तों और शहर वाले शायद उतना नहीं समझ पाएंगे, मुंबई में बहुत बड़े बड़े थिएटर हैं, रंगमंच हैं और बहुत सम्मानित हैं वो। सम्मानित तो रंगमंच सभी जगह का होता है, लेकिन बाकायदा बहुत लोकप्रिय इनका नाटक रहा। बिल्कुल, हम लोग मतलब मेरे ख्याल से 40 शोज तो कर चुके हैं उसके अभी तक। अच्छा। और ये कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें गैप आ गया था, लेकिन अभी हम लोग फिर उसका शो है हमारा भोपाल में है। तो ये बताइए कि जब एक्टिंग के साथ बैठ के रंगमंच पे आप गाती भी हैं, कोई दिक्कत कैसा लगता है? वहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब हमको सोचना पड़ता है, एज एन एक्टर मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हाँ अब मुझे इतना, क्योंकि वो इतना मुझे बोलना है, फिर उसके बीच में गाना है, फिर मेरे फिर डायलॉग्स हैं, तो मुझे अपनी ब्रीदिंग पे काम करना पड़ता है। अच्छा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं करती हूँ कि मुझे अपनी सांसें मतलब उस पे ऐसे ब्रीदिंग वर्क ऐसे करना पड़ता है कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं 10 मिनट पहले मेरा वो सीन आने के पहले उस पे काम करना शुरू करती हूँ। जैसे क्या काम करती हूँ? जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं हमारे लिए जो कि बहुत ही जरूरी हैं, एक एक्टर को समझना चाहिए। अच्छा। कि वॉइस और स्पीच वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। मतलब जब मेरा सीन आने लगता है मेरा फोकस मेरी ब्रीदिंग पे हो जाता है। अच्छा। जिससे कि उसके बाद जब मैं बोलूं और उसके बाद बीच में गाना भी है, फिर इमोट भी करना है, क्योंकि हाँ। उसमें डायलॉग डिलीवरी में ही मुझे मतलब मुझे अंदर से ऐसा होता है कि मैं रोने लगती हूँ। तो उस वक्त वो भी बैलेंस करना है। तो ये सारी चीजों का ख्याल मतलब कहीं ना कहीं हमको टेक्निकलिटीज ढूंढनी पड़ती है, जो क्राफ्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। फोकस करना पड़ता है और आप अपने लिए जैसे को कहते हैं कस्टमाइज कर लेती हैं अपने आप को, एक उस ढंग के लिए तैयार करती हैं। जी, तैयार करती हूँ मैं। और सांसों को कह सकते हैं कि अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो ठहराव लाना, अपने आप को स्थिर करना मन से, है ना? कुछ ऐसा कहते हैं एन एक्टर ब्रीथ्स फॉर वॉइस। ये बात मतलब मैं मानती हूँ। तो अगर हम उस चीज पे काम नहीं करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो, क्योंकि लाइव ऑडियंस है जी। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती की गुंजाइश नहीं है। जी, लेकिन गलतियां होती हैं। संभालना भी एक हुनर है। संभालना भी पड़ता है। जी जी बिल्कुल, वो भी एक हुनर है जी। तो बहुत बार ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपको लग रहा है कि कोई है ही नहीं आपके आगे, जबकि पूरी ऑडियंस बैठी है। तो उस वक्त का जो एक एहसास है वो टू कम बैक अगेन, कि हमको वापस उस मंच पर आना है, वापस उस पल को जीने के लिए वापस आना है, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो अच्छा। चीज। आप एकदम लाइन भूल जाओगे कि अभी मुझे क्या बोलना है, बट एक एक्टर होने के नाते वही सब क्राफ्ट जो है कि नहीं हमको उस वक्त हमको वापस कैसे आना है, उससे जूझना जो है वो एक आप ऐसे ब्लैंक हो नहीं सकते किसी भी हाल में। श्रोता है, लेकिन हो चुका है बहुत बार, 1-2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा।
चलिए, ये संभालना तो मतलब वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन जैसे आप अभी सांस वाली बात कर रही थी, उसका कोई एक उदाहरण आप देंगी कि कैसे डायलॉग के बाद आपने गायकी कैसे करती हैं? कोई डायलॉग याद है उसके बाद का गाना? वही नाटक का एक मुझे वो एक याद है जी। जहाँ पे फिर मुझे गाना भी होता है। तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं याद कर रही हूँ अंग्रेज़ों का ज़माना, जब वो बाइयाँ गाया करती थी और उसके बाद अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हश्र हुआ। तो महाराज की बांदी ने आकर कहा कि अंग्रेज़ अफसर भाषा नहीं समझते हैं, आप भाव भी बताइए। हम भाव बताने वालियों में से नहीं थे, हम शुद्ध गाते थे। लेकिन राजा का हुक्म, और ऐसे में फरमान खिलाफी करने का मतलब था अपने राजा को गुलाम बना देना। मजबूरन हम गाने उठ खड़े हुए। विदेशिया नाड़ी मोरा जियरा जलाए। तो मतलब वो जो एक डायलॉग के बाद का जो एक आप सोच भी रहे हैं, आप इमोट भी कर रहे हैं और आपको गाना भी उठाना है, सही बीट पर उठाना है, वो सारी जो चीजें हैं ध्यान भी रखना। मतलब मैं इस वक्त जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे अभी भी मैं थोड़ा सा लाइन में भूल गई जी, और उसके बाद वो कौन सा गाना कब, तो उस वक्त और रिहर्सल प्रोसेस में जो हम लोग जितना मांझ लेते हैं उस चीज को, उतना मांझना जरूरी होता है। यही हम कहने वाले थे कि भाई अभी तो आपने अचानक किया है, और उस समय जब आप मंच पर जाते हैं तो जाहिर है कि एक रिहर्सल करके जाते हैं और बहुत लंबी रिहर्सल होती हैं। जी जी। निवेदिता जी, जैसे कि आपका जो हमने यात्रा की बात की जी, तो शुरुआत तो आपकी स्टेज से हुई थी जी। अब आप इधर आ गई, उधर आ गई, ओटीटी तक पहुंच गई, और ओटीटी बहुत बड़ा कैनवास होता है। लेकिन क्या अभी भी स्टेज पर वो जो आप गाती थी उसे मिस करती हैं? बहुत ज्यादा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे कोई एक मतलब जो स्टेज पे जो गाने का जो प्रेजेंस है, एक्टिंग भी वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो गाने का जो जब लोग बाग उठ के आपके साथ नाच रहे हैं जी, 2-3 गाने तो बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं जो मैं गाती थी। जैसे एक गाना मैं गाती थी, नरम गरम का, तब फिल्म आई थी, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, आर.डी. बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन है, वो मुझे बहुत पसंद है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। भटकने का डर है ना, खोने का डर है, जहाँ तेरा साया वहाँ अपना घर है। भटकने का डर है ना, खोने का डर है, जहाँ तेरा साया वहाँ अपना घर है। ज़मीं पे हमें आसमां मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। अभिनेत्री निवेदिता भार्गव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉक